सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर और पीपल्स पार्टी की MNA खर साहिबा जो रहना रबानी खर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई है बिजली चोरी में। जो हो रहा है सो यार मोबाइल खैर है, जो हो गया सो हो गया, जो होएगा देखा जाएगा। हमें डिस्करेज करने की कोशिश की गई। हमें कहा गया यहाँ तो कोयला ही नहीं है। हमने फिर भी अपना रिजॉल्व कायम रखा और यूटर्न नहीं लिया। कोई और हुकूमत होती तो अब तक भाग चुकी होती, छोड़ चुके होते ये जगह। सिंध की अवाम की काला सोना, पूरा मुल्क उसका फायदा हासिल करेगा। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सियासी माहौल में आजकल खासी हलचल देखी जा रही है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन एक बार फिर इत्तेहाद बनाने में लगी हुई है और ये इत्तेहाद कह तो रही है अपोजिशन के महंगाई के ख़िलाफ़ है, क्योंकि महंगाई तो आसमान को छू रही है, आवाम बिलबिला रहे हैं, लेकिन हुकूमत बड़े बड़े दावे और वादे करने में मसरूफ़ है। आखिर इन वादों और दावों में कितनी सच्चाई है, या जो इत्तेहाद अपोजिशन का हो रहा है ये महंगाई के ख़िलाफ़ है या फिर अपने आप को बचाने के लिए है? ये रोज़ाना सवालात किए जा रहे हैं और इन सवालात के जवाबात हम हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें अभी आज के दिन की, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद हैं। पंजाब का उनका ये एक दौरा है। आज उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का जो है वो इजलास भी तलब किया। कुछ हिदायत की वज़ीर पंजाब को और जिनमें जो वाज़ेह हिदायत थी वो दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों पे थी। उन्होंने हिदायत की वज़ीर पंजाब को कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए, 72 घंटों में दवाइयों की जो पहले वाली कीमतें थी उनको बहाल किया जाए। इस पार्लिमानी इजलास में और मज़ीद कौन कौन से ऐसे निकात थे जो ज़ेरे बहस आए, क्योंकि ये जो पार्लिमानी इजलास हो रहे हैं पंजाब के, इससे पहले भी होते रहे हैं, इस पर मुस्लिम लीग नून ने बड़े सवालात उठा दिए हैं। और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि किस हैसियत में वज़ीर आज़म जो हैं वो सदारत करते हैं इजलास की। अब तक जितने इजलास हुए हैं पंजाब के, उसमें वज़ीर आज़म मौजूद रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं या फिर वज़ीर आज़म पंजाब हैं? ये सवालात मुस्लिम लीग नून उठा रही है। खैर, हम अभी बात करते हैं इजलास की। वासिफ महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। वासिफ, इजलास में कौन कौन से नुकात थे जो ज़ेरे बहस आए? दवाइयों की कीमतों पर वज़ीर आज़म ने क्या कहा? देखिए, जो आज वज़ीर आज़म ने मुख्तसर दौरा किया लाहौर का, उसमें पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया था ईवान वज़ीर आला में। इस इजलास के अंदर जो बुनियादी 2 एजेंडे थे वो पंजाब जो एक इस साल के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो मामला तरतीब दिया गया उस पर वज़ीर आज़म को भी और जो तमाम पार्लिमानी रहनुमा थे उनको इस पर ब्रीफ किया गया। दूसरा जो अहम मौजू ये था कि जो पंजाब के अंदर जो अद्वियात की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो और अस्पतालों में जो टेस्टों की जो रेट्स हैं वो एकदम से बढ़ा दिया गया। उसके ऊपर एहतजाज भी होता रहा और हुकूमत इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को ये हिदायत की है कि अगले 72 घंटों के अंदर जो अद्वियात की कीमतें हैं इनको फौरी तौर पर नीचे लाया जाए। जो उसकी पुरानी कीमतें हैं, लेकिन दूसरी जानब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा था तो उसमें जो उनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ा जिस रेट पर, वो किसी सूरत भी अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कम 15% इजाफे का तो कहा गया था ना अद्वियात बनाने वाली कंपनियों को, तो क्या वो 15% इजाफा भी वापस ले लिया जाएगा?
देखिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह से पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो महंगाई है वो शदीद बढ़ चुकी है। और ऐसे में जो बुनियादी जो उनको सहूलत मैसर आनी चाहिए वो सेहत के हवाले से अस्पतालों में जो टेस्टों की रेट हैं वो अलग से बढ़ा दिए गए, अद्वियात की कीमतें अलग से बढ़ा दी गई। तो हमें जो फिलहाल जो पंजाब के अवाम है वो बहुत ज्यादा जो नाला है हुकूमत से उसी हवाले से जो चलेंगे हिदायत जारी की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ। लेकिन बात यह है कि सिर्फ पंजाब में तो अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ी, सिर्फ पंजाब में ही तो मरीज नहीं होते, मरीज तो पूरे पाकिस्तान में है और गरीब लोग भी पूरे पाकिस्तान में हैं। तो क्या वज़ीर आज़म सिर्फ पंजाब की ही सूरत हाल का नोटिस लेंगे या पूरे पाकिस्तान की भी फिक्र करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तो पूरे पाकिस्तान के हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार, उनसे बात करते हैं इस मौजू पर। पीजे मीर साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म को तो पूरे पाकिस्तान में अब बढ़ती हुई जो कीमतें हैं अद्वियात की उनका नोटिस लेना चाहिए, सिर्फ पंजाब में तो कीमतें नहीं बढ़ी अद्वियात की। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो भी वज़ीर आज़म आते हैं इनको कराची या सिंध नजर नहीं आता, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान, सारों को पंजाब ही नजर आता है। मुझे तो शर्म आती है। और भाई ठीक है, हम कहते हैं पंजाब सबसे बड़ा एक प्रोविंस है, बट आपने यू हैव टू लुक आफ्टर सिंध को देखो, उसके इंटीरियर को देखो, दवाइयों की आप बातें कर रही हैं, अभी उनको तो बेचारी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये जो 100 रुपए और 200 रुपए दिहाड़ी पे है, अब आप मुझे बताओ सुमैया, ये कहाँ से इतनी महंगी दवाइयाँ लेके आएंगे? यानी कि अब बीमार भी नहीं हो सकता इंसान। कम से कम दवाइयाँ तो आप सस्ती करो और कुछ नहीं तो, बिकॉज आपके पास तो इस वक्त है ही नहीं है सर्वाइव करने का तो मोड है जी। तो पीजे मीर साहब, नून लीग जो ये बात कर रही है कि वज़ीर आज़म सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म बने हुए हैं, किस हैसियत में वो वहाँ के पार्लिमानी इजलास की सदारत करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो एतराज़ है, ये जो तनकीद है, ये जायज़ है नून लीग की? देखें, जब नून पावर में होती है वो भी यही करती है, उसने भी यही किया है। आप किसी को भी ले लो, मेरा ख्याल है सिवाय जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट में जिसमें कराची में और सिंध में बहुत काम हुआ है, आप कहीं भी कंपेयर कर लो। अभी ये फैक्ट है, ये देखो ना, हम फैक्ट पे हमें चलना चाहिए, वो हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब भी कोई मिलिट्री गवर्नमेंट आती है वो अक्रॉस द बोर्ड हर एक को एक आंख से देखती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है बिकॉज पंजाब की होती है, यूजुअली वो सिर्फ पंजाब में कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं। और यही वजह है कि आप देखते हो कि हमारे जो बाकी प्रोविंसेस हैं जब ये शोर मचाते हैं, बिल्कुल जायज मचाते हैं शोर, बिल्कुल ये वैलिड है, लेकिन हमें इससे निकलना है। ये जो आपका सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है इन पॉलिटिशियंस के लिए कि भाई गेट आउट ऑफ दिस ये मायोपिक अप्रोच। आपने हर देखो, अब आप देख पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ सुमैया, जो आपका एक पोर्ट सिटी होती है, दैट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और लोग उससे पैसे कमाते हैं। हाँ, आप हमारे शोर लाइन को देख लो, आप कराची में कहीं भी चले जाओ समुद्र के ऊपर, आपको स्मेल आएगी वहाँ। यू कांट स्टैंड देयर इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ इन्वेस्ट करे भाई। अनट्रीटेड वाटर जा रहा है समुद्र के अंदर, वहीं से हम मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, वही बच्चों को खिला रहे हैं, मछलियों में मरकरी। लेकिन अफसोस पीजे मीर साहब, इस तरफ तो तवज्जो किसी की भी नहीं है ना। यहाँ पर तो सिर्फ फंड्स पर ही बहस शुरू हो जाती है कि हम सूबाई हुकूमतों को फंड्स ही नहीं देंगे क्योंकि वो फंड्स खा जाते हैं। वफाक अगर लगाएगा तो खुद अपने उस पर लगाएगा, और काम करेगा कैसे करेगा, क्या करेगा, वो तो फिर 5 साल बाद पता चलेगा। चले, मैं आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करती हूँ, क्योंकि कुछ सियासी जो वो हम कुछ तब्दील होता हुआ इस तरह से देख रहे हैं कि 8 माह बाद एक बार फिर अपोजिशन मुत्तहिद होने जा रही है। कल हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात, और आज रात को 8:30 बजे का वक्त तय पाया है कि जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है और इस मुलाकात में आखिर तय क्या पाने जा रहा है? ज़रा ज़ियाउद्दीन से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ज़ियाउद्दीन, मुलाकात तो मुतवक्के थी, आज ही होगी, ये क्या मुतवक्के था? और बताइएगा इस मुलाकात में क्या तय होगा? क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी तय हो सकती है? जी बिल्कुल सुमैया, आज मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात तय हो गई है। मुलाकात रात 8:30 बजे मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी को मिलने उनके घर जाएंगे। सियासी मामलात पर अहम गुफ्तगू होगी और सियासी उमूर पर भी आज अहम गुफ्तगू होगी।
ये मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात भी साबित हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन जिस तरह से मुख्तलिफ उमूर पर आपस में मिल बैठ रही है। और कल जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई, तो आज आसिफ जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है। असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है, तो उस हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। जो महंगाई का बम गिराया गया है हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से भी अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। और इसी के साथ साथ जो नेब की कार्रवाइयाँ हैं, जो अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से भी आज अहम इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो क्या लॉन्ग मार्च जो कि JUI कर रही है, क्या उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने की दावत भी दी जाएगी PP को? जिस मैया अगर इसको लॉन्ग मार्च को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के बाद ये भी हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान भी लॉन्ग मार्च करे और इसमें मौलाना फजल रहमान फ्रंट मैन की तरह रोल को आगे लेकर जाए, फ्रंट मैन की तरह इसको लीड करें। और इसी के साथ साथ आसिफ जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बैक भी कर सकती है। तो अपोजिशन चाह भी ये रही है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। और आज के इस मुलाकात के बाद शायद मीडिया से गुफ्तगू भी करे मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। ये मुलाकात आज इंतहाई अहम है सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, और आइंदा के जो लाए अमल है आज दोनों अहम रहनुमा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आइंदा के लाए अमल के हवाले से आवाम को भी बताएंगे। और अपनी पार्टी जो MMA है उस तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा। और दूसरी जो अपोजिशन पार्टी से, जो छोटी पार्टी से, उनको भी साथ लेने की कोशिश की जाएगी। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउद्दीन हमें आगाह कर रहे थे। PJ मीर साहब, ये तो कल से बहस छिड़ गई है कि अपोजिशन मुत्तहिद होने जा रही है, गो कि नून लीग का मौक़िफ़ उस तरीके से सामने नहीं आया कि नून लीग एहतजाज की सियासत करेगी या फिर अभी ज़ुबानबंदी पर ही अमल पैरा रहा जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी खास एग्रेसिव मूड में है खासे दिनों से। आपको लग क्या रहा है आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? मैं आपको एक चीज बताऊं तो भैया, ये हमने एक नेशनल ड्रामा बना लिया है, सबको टोपी ड्रामा कर दिया है। लॉन्ग मार्च की आप बात करती हैं, ये लॉन्ग मार है, ये मार्च नहीं है, मार दे रहे हैं। क्योंकि खुद गाड़ियों में बैठे होंगे और एक आम गरीब आदमी रोड पे चल रहा होगा और उसको कहेंगे लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च होती है माओ ज़ेडुंग की तरह, जो कि लाखों बंदे लेके चला गया था और लाखों लोग रास्ते में मर गए थे और रेवोल्यूशन आई थी। इनकी लॉन्ग मार्च है। पजेरो के अंदर ये जो आपके लैंड क्रूजर्स है, ये लॉन्ग मार्च है। ये दिस इज नॉट अ लॉन्ग मार्च, ये सब ड्रामा जाने पैदल जाओ आवाम के साथ। PJ मीर साहब, आपको लग रहा है वाकई महंगाई पर इनको तशवीश है अपोजिशन को और महंगाई के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं लोग? यही करते हैं। अब आप देखो, ये जब PTI ऑपोजिशन में थी, उसका एक ही मकसद था कि गवर्नमेंट को उड़ा दो, गवर्नमेंट को खत्म कर दो, धरने लगा दो। वेरी गुड, चलो कर दिया तुमने। आज ये है, ये दूसरे ये लगे कि नहीं जी गवर्नमेंट को उड़ाओ। ये ऑपोजिशन नहीं है, ये ऑपोजिशन है ओनली टू रिमूव द गवर्नमेंट, दैट्स ऑल इट इज। अगर आप ऑपोजिशन कर रहे हो तो इनको आप काउंटर करो कि भाई अगर चीनी इतने की है तो चीनी क्यों है इतने की, और अगर पेट्रोल अगर बढ़ा है पेट्रोल क्यों है इतने का, हमें इसका हिसाब। और इस बात पर तो ऐवान बेहतरीन फोरम है जहाँ बहस की जा सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि ये इसके लिए ऑपोजिशन है कि हुकूमत को गिरा दे, क्या वाकई ऐसा ही है? मैं ज़रा ऑपोजिशन का भी मौक़िफ़ ले लेती हूँ। हमारे साथ रहेगा PJ मीर साहब। मियाँ मन्नान साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात कर लेते हैं। मियाँ मन्नान साहब, PJ मीर साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन इसलिए इकट्ठी हो रही है कि वाहिद मकसद हुकूमत को गिराना है। लेकिन इससे पहले प्रोग्राम्स में नून लीग के कई रहनुमा मुझे बता चुके हैं कि मकसद तो नहीं है गिराना हुकूमत को, मकसद तो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना है। क्या अब भी यही मकसद है? बिस्मिल्लाह, देखें, अगर हुकूमत को बढ़ाना हो, PJ मीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये हुकूमत तो गिर चुकी है। अब अगर कोई अक्लमंद आदमी सोच रखने वाला ये समझता है कि ये हुकूमत अभी भी खड़ी है, तो ये सोच उसके लिए रैली है। ये हुकूमत गिर चुकी है क्योंकि इस वक्त आप अपना कैमरा लें। गिरने से क्या मुराद है आपकी मन्नान साहब? मेरी सुनिए ना, आप बाजारों में जाएं, गलियों में जाएं, अस्पतालों में जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, चीनी की दुकानों पे जाएं, बाकी चीजों की दुकानों पे जाएं, आप लोगों के रेट पूछें, लोगों के वसाइल पूछें। बिलिंग तो एक भी अलग सब्जेक्ट है कि बिजली का क्या रेट हो गया है, गैस का क्या रेट हो गया है, पेट्रोल का क्या रेट हो गया है, ये और ये डॉलर का जो रेट है। मैं रिसर्च करें, मेरी अर्थ सुने, PJ मीर साहब से मेरी दरखास्त है कि इस पे सर्च करें कि ये जो डॉलर का ड्रामा हो रहा है और जो हमारा वजीर खजाना खनानी एंड कालिया का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये कितने अरब रुपए का इस कौम को टीका लगा है। अच्छा, ये ड्रामा हो रहा है। नहीं तो क्या नून लीग एहतजाज की सियासत करेगी? खा गए इस कौम के। मन्नान साहब, चले सब कुछ हो गया ना,
नून लीग अब क्या करेगी? ऑपोजिशन का किरदार निभाएगी या खामोश होकर बैठी रहेगी? लोगों की आवाज बनकर लोगों को बताएगी, लोग खुद भी चीख रहे हैं और हम उनके साथ बोलेंगे। अच्छा चलें ठीक है, मैं ज़रा बात कर लूँ, हुकूमत का ही मौक़िफ़ लेते हैं। कंवल शोज़ेब साहब हमारे साथ हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके अलावा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं। उनसे बात करते हैं। कंवल साहिबा, बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, एक तरफ अपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है, हुकूमत के पास प्लान क्या है? बातें तो बहुत की जा रही हैं, दावे भी बहुत किए जा रहे हैं, क्या कोई प्लान है हुकूमत के पास इस महंगाई को रोकने का, कम करने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आपकी जो शुरू में डिबेट हुई है, मैं उसका हिस्सा नहीं थी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो मैं सिर्फ जो अभी आखिरी चंद जुमले मैंने सुने हैं और मुझे पता है कि क्या एक ओवरऑल नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो जो सीन बिल्ड किया जा रहा है उसके मुताबिक तो ऐसे लगता है कि 30 साल जो या 40 साल पीपल्स पार्टी PMLN बारी बारी गुफ्ते कर रहे थे, बड़ा आपस के मोहब्बत भाईचारा था, इस मुल्क में दूध शहद की नहरें बहती थी और हमने 10 बिलियन 15 बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी अरब को लैंड करने थे। IMF वाले दूसरे मुल्कों को कर्जा देने के लिए पाकिस्तान से बोरोइंग करते थे। यहाँ पर डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त थी कि देखने वाली थी। लोग 100% एजुकेशन का रेट है यहाँ पे, लिटरेसी नहीं एजुकेशन का रेट है। बाहर से लोग यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, सैर व सियाहत थी, दुनिया की हर साइड में ये कौम रह रही थी। 8 महीने पहले एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ कि इमरान खान साहब को हुकूमत मिली और उसके बाद जो आज की चीजें हैं वो सुनने वाली हैं, जिसमें नून लीग भी हिस्सेदार है और पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है। यानी टोटल तबाही हो गई 8 महीने के अंदर। इनकी बातों से तो मुझे ये लगता है, लेकिन अल्लाह करे कि मेरी कौम के लोगों को याद रहे कि 113 रुपए पेट्रोल की कीमत इनके दौर में थी जी, 13 रुपए, और इनकी दौर 9 महीने बाद ये पेट्रोल की कीमत थी 5 रुपए से 13 रुपए का जो पर यूनिट बिजली है वो इन्होंने की थी। और फूड की इन्फ्लेशन बेहतरीन किस्म की जो है वो इनके दौर में थी। करप्शन के केसेस इनके निकल रहे हैं और आज जो 8 महीने इलेक्शन के टाइम पे इनकी जो खातून है मरियम नवाज साहिबा जो चीखें मारती थी कि जरदारी और इमरान भाई हैं, जरदारी को वोट डालो तो इमरान को पड़ेगा, इमरान को डालो तो जरदारी को। आज वो देखें कि उनके वालिद साहब और जरदारी साहब कितने पक्के पक्के भाई हैं, उनके चचा ताया नहीं। तो आपको लग क्या रहा है कंवल साहिबा, ये महंगाई के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, ये ऑपोजिशन इकट्ठी क्यों हो रही है? इकट्ठे हो रहे हैं, ये अपनी चोरी और डाका बचाने के लिए इकट्ठे हो रही है, जिसका नतीजा ये महंगाई है। इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इस मुल्क का से पैसा गया, इस मुल्क में इतनी करप्शन हुई, इस मुल्क में इतनी इन्होंने आग लगाई हर चीज की। हमारे से गलती ये हुई जिसका मैं एतराफ कर रही हूँ कि जिस दिन हम आए थे हमने उस दिन वो शीशा नहीं दिखाया इनको। अच्छा। हमने इंसानियत का हमने वो तरीका नहीं अपनाया जो इन लोगों के साथ अपनाना चाहिए था। हमने अपनी कौम को उस दिन हमें चाहिए था कि हम दिखाते कि ये हालात है और हर इदारा तबाह है। चलें, आपने उस वक्त तो हालात नहीं बताए कंवल साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जरा मैं आपको रोकूंगी, जरा मैं आपको रोक दूं। IMF की जरा रिपोर्ट सुन लें मैडम, IMF क्या कह रहा है? IMF जिससे बात करना जी जी, मैं आपको एक सिर्फ मिसाल ये दे रही हूँ कि UK ने ब्रेक्जिट में जाना है जी, और इस वक्त वहाँ से बड़ी बड़ी टोयोटा टाइप की और कंपनीज निकल रही है, लेकिन उनकी मईशत फिर भी खड़ी हुई है। वहाँ ये नहीं हुआ जो यहाँ हो रहा है। ये अगर समझ रहे हैं कि ये अपने करतूत 40 साल पुराने 8 महीने पुरानी हुकूमत पर डालेंगे और ये प्रोपेगेंडा करेंगे और जो ये इकट्ठे हो रही हैं और माशाल्लाह से जो उनके करप्शन के जो किस्से चट्टे खुल रहे हैं, जिसको मेरे कंवल साहिबा ये बातें तो हो गई ना, अभी आप लोग हुकूमत में, आप सिर्फ इतना बता दें मुआशी हालात ठीक होने में टाइम कितना लगेगा? मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि हम हुकूमत में हैं और इस मुल्क की आवाम ने 5 साल के लिए हमें वोट दिया है जी। अगर ये समझते हैं कि 8 महीने तक ये चीखें मार मार के लोगों को डिसअपॉइंट करेंगे, होपलेसनेस क्रिएट करेंगे, तो शायद इनका किया करतूत जो है वो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो मैं इनको ये बता दूं कि ये हम नहीं होने देंगे, हम लोगों को भूलने नहीं देंगे। अच्छा, आप जरा वावडा साहब की बात से अग्री करेंगी? मैं जरा शॉर्ट दिखा दूं, वो कह रहे हैं महीने में नौकरियों की बारिश होने वाली है। जरा मैं शॉर्ट सुनवा दूं लोगों को, फिर जरा मैं आपसे सवाल करती हूँ, जरा सुनाइएगा वावडा साहब क्या कहते हैं। ज्यादा मैं ये समझ पाई, उन्होंने कहा 10 to 5 वीक्स में नौकरियां बढ़ेंगी। कमल साहिबा आप अग्री करती हैं वावडा साहब की इस बात पर? मैं देखिए अगर डिसएग्री भी करती हूँ ना तो मैं दुआ मेरे दिल से यही निकल रही है, मैं तो ऑफिस में ही बैठी हुई हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसे हो।
और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की है वो बात ठीक इसलिए कह रहे हैं कि अगर वन विंडो ऑपरेशन होता, अगर इस मुल्क को इतना मुश्किल ना लोगों के लिए बनाया जाता, यहाँ के हालात उस तरीके से ना खराब किए गए होते और इंडिया और बाकी मुल्कों से भाईचारे निभाने के चक्कर में अपने मुल्क को आग ना लगाई गई होती, तो आज ये दुनिया का बेस्ट टूरिज्म रिजॉर्ट है। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा पाकिस्तान को हम दुनिया को दिखाएंगे ये क्या मुल्क है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर एक दफा इंशाल्लाह ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई तो इन्वेस्टर डेस्टिनेशन बहुत अच्छी आप बात तो कर रही हैं। मैं देखें कमल साहबा, थोड़ी सी हमें ना आवाम को भी रियलिटी बताने की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि IMF से भी एक प्रोग्राम तरतीब देने जा रहे हैं वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, और जाहिर है IMF जो कह रहा है, जो उसकी रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि रवा माली साल में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, पाकिस्तान के मुआशी हालात मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है, बेरोज़गारी 6.1% और आइंदा साल में 6.2% तक ये महंगाई और बेरोजगारी का खदशा IMF जाहिर कर रहा है। तो मैं IMF पे भी बात करना चाहूंगी। देखें, ये IMF का 19वां प्रोग्राम है। इससे पहले 18 प्रोग्राम ये हमारे जो बहुत जबरदस्त जय्यद किस्म के स्कॉलर, तजर्बाकार, पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान इस मुल्क में बैठे रहे हैं, इनसे पूछेंगे 18 पहले IMF के प्लान क्यों लिए, अगर आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन बिल्कुल ठीक, चले पूछ लेते हैं 18वां प्रोग्राम 19वां प्रोग्राम क्यों जाने आने लगा है। लेकिन ये असद उमर साहब कह रही हैं आखिरी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह IMF का, इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो इसीलिए जब वो एक वजीर बेचारा उठ के कह देता है कि भाई हमें अपने मुल्क में सरफा करने की जरूरत होगी, हम अपने खर्चे अब खुद उठाएंगे, हमें अपने घर की अगर हमें कर्जों की किस्तें देनी है तो उसके लिए हम मजीद लेंगे, तो उसकी बात को स्कैंडलाइज किया जाता है कि लोगों को ये कह रहे हैं कि 2 की बजाय 1 रोटी खाओ, बाद में 2.5 खा लेना। आप बताइए कि आपने ये तो वही बात है जो उन्होंने कही है, स्कैंडलाइज करने वाली बात ही नहीं है कमल साहब, जो बात उन्होंने कही वही टीवी पर दिखाई गई, यही बात उन्होंने कही थी। आपको की बात को कि मैं आपको तशरीह बता रही हूँ और वो इस तरीके से बता रही हूँ कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो उसके कर्ज आप कोशिश ये करते हैं कि अपने जो अंदर घर के खर्चे हैं उसको कम करें और बचत करके कर्ज की रकम वापस करें, या आप ये कोशिश करते हैं कि आप मजीद ज्यादा चलें। कमल साहब आपकी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन आवाम को ये दर्ज क्यों दिया जाता है कि आवाम ही बर्दाश्त करें, क्योंकि बेचारी आवाम ही पिसती है ना। चले मैं पूछ लेती हूँ, आपको सवाल है ना वो मैं पूछ लेती हूँ कि 18 जो प्रोग्राम IMF से लिए गए थे वो क्यों लिए गए थे, उसके क्या समरात हैं जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भुगत रही है। सेनेटर बैरमन साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बैरमन साहब, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हुकूमत ये कहती है, कौन सा आपके दौर में या नून लीग के दौर में दूध और नहर की नहरें बह रही थी दूध और शहद की, या आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आ गए थे IMF से, कभी महंगाई नहीं हुई थी जो आप लोग इतनी चीखें मार रहे हैं। देखिए बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमने मेरी पॉलिटिकल कैरियर 39 साल है और 71 सालों में ये जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, तो जब आप जैसे बहने भाई और तजिए नगार हुकूमती नुमाइंदे से पूछते हैं तो वो अपना प्रोग्राम देते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम था, या ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन मेरे मैनिफेस्टो, मेरा प्रोग्राम, मैंने जो कुछ कहा था उस वक्त मुझे पता नहीं था, गलती हो गई है, और अभी मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं पाकिस्तान के अवाम को इन मुश्किलात से निकाल दूं, और हमारी ये स्ट्रेटेजी है और ये प्लानिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो नाअहल टीम है, अभी तक वो टॉक शो पे बैठ के उसने कभी अपने सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने ये किया, हम अगर कानून साजी अभी तक से पर है तो वो हमें गाली देते हैं। वो टॉक शो पे लेकिन बैरमन साहब आप कैसे कह सकते हैं, 8 माह की हुकूमत है, आप लोगों ने कई दफा हुकूमतें की हैं, सवाल तो आप लोगों से बनता है ना ज्यादा, वो तो पहली बार हुकूमत में आए। नहीं, हमने कब कहा है कि ये 5 साल की जो जिम्मेदारी है वो 8 महीने में दे दे, लेकिन मैं तो हक पर जानिब हूँ कि मैं 8 महीनों की कारकर्दगी तो पूछ लें इनसे। और अगर ये कह रहे कि ये 8 दफा ये IMF के पास गए हैं और ये 8 दफा जो IMF के पास जाके इसने क्या किया है, तो भाई हमने तो प्रोजे अव्वल से आपको कहा था कि आप बेशक IMF के पास जाएं, IMF के साथ बैठे। हमने तो ये नहीं कहा था, इसने कहा था कि IMF के पास जाने को मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा। ये तो मैंने नहीं कहा था कि मतलब कि मैं तो हुकूमत में आने से पहले का बयान था ना, हुकूमत में आने के बाद पता चलता है ना कि हुकूमत को किस तरह चलाना है। इस बात को तो आप लोग जरा से जस्टिफाई कर लेना बैरमन साहब। तो जब एक लीडर की विजन इतना नहीं होता है
कि इस वक्त मैं अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एज ए प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के बाद मैं पेट्रोल को 60 रुपए पे ले आऊंगा और डॉलर को 80 रुपए पे ले आऊंगा और मैं गैस की कीमत को कम करूंगा और मैं बिजली की कीमत, तो फिर बेशक कौम के सामने चले आप लोगों को तशवीश है ना, बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश है ना, इसीलिए ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है। मैं जरा आपसे ब्रेक के बाद बैरमन साहब ब्रेक के बाद मैं जरा आपसे बात, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे निहाल हाशमी साहब भी, अब्दुल मन्नान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बैरमन साहब भी होंगे और पीजे मीर साहब भी होंगे। जरा पूछेंगे ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है तो ये मुत्तहिद ऑपोजिशन कब तक रहेगी, और ये ऑपोजिशन मुत्तहिद सिर्फ महंगाई के लिए हो रही है या वाकई अपने आप को केसेस से बचाने के लिए भी हो रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। कुछ मेरे पास अदाद शुमार हैं कि पिछले 8 माह में कितनी महंगाई बढ़ी है इस हुकूमत में, ये मैं शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन ज़ाहिर है अब अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, और मुलाकातें इसलिए हो रही हैं कि बढ़ती हुई महंगाई पर ज़रा आवाज़ उठाई जा सके और अपोजिशन इस पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही है। वो तशवीश कितनी हद तक है, सर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। निहाल हाशमी साहब, कल मियां नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, आज जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो रही है। ये जो मुलाकातें हो रही हैं 8 माह बाद फिर दोबारा से अपोजिशन मुत्तहिद नज़र आती है, क्या वाकई सिर्फ महंगाई के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये साइकिल के 2 पहिए हैं या तराजू के हिस्से हैं। अगर एक हिस्सा तराजू का नाइंसाफ़ी पे उतर आए और झुक जाए एक तरफ, तो दूसरे हिस्से का काम होता है कि वो आवाम को इंसाफ फराहम करे। और अपोजिशन का काम ये नहीं है सिर्फ कि वो तनकीदी करे, बल्कि अवामी मसाइल, अवामी उमंगे जो हैं उसकी तर्जुमानी भी करे। सही। और हुकूमत पे वो जो भी उनके पास मुरवजा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो दबाव डाले, जोर डाले, उनको समझाए, उनको रास्ता दिखाए, रहनुमाई करे और उनके ऊपर फोर्स करे, भले वो एहतजाज की शक्ल में हो, टॉक शोज के शक्ल में हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। वरना तो मुल्क में एक अनारकी की कैफियत और सूरत हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंदा इक़दाम है ये अपोजिशन का कि वो आवाम के फलाह व बहबूद के लिए, आवाम के बेहतरी के लिए एकजुट होना चाहिए था। तो निहाल साहब, मियाँ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात भी हम देख रहे हैं कुछ ही दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए ना मियाँ साहब रशन हैं और या इजरायली हैं, ना जरदारी साहब या फजलुर रहमान। हम सब इसी मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी हैं जिन्होंने इस मुल्क के लोगों की खिदमत की है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में 5 साल तक महंगाई अपने जगह पे बरकरार थी, अफरात ज़र कंट्रोल था, अंधेरे से उजाले में आ गए हम, हमारी यहाँ डॉलर इस्तेहकाम था, लेकिन ये वही मियां साहब थे ना जब पहली बार 5 साल के हुकूमत में महंगाई 1% भी नहीं तैयार हैं। जी पाकिस्तान में हर किसी से हमें मिलना चाहिए और मिलने पे हम तैयार रहते हैं और मिलना भी चाहिए। ठीक है, पीजे मीर साहब, सुना आपने निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये कोई दूसरे मुल्कों के शहरी थोड़ी हैं, सब पाकिस्तान के शहरी हैं, मिल भी सकते हैं, मुलाकातें भी हो सकती हैं, और अपोजिशन का काम ही है कि हुकूमत की जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही की जाए। बिल्कुल, ये निहाल बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ना वो इजरायली हैं तो ना कोई और है, लेकिन इनके एक दूसरे पेट फाड़ने के लिए तैयार हैं। रीगल चौक भूल गए कि हम जरदारी का पेट फाड़ देंगे, अली बाबा 40 चोर, तो ऐसे नारे ना लगाया करें ना। तो अगर आपने इस तरह के नारे लगाने हैं तो फिर आज जो निहाल बात कर रहे हैं, निहाल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर निहाल को क्वेश्चंस आगे होंगे क्या हाशमी साहब वो पुराने नारे भूल गए हैं, वो चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जब APDM बन गई थी भूल गए? ये तो वहीं थे मेरे साथ उधर लंदन के अंदर निहाल, तो हमने देखा हुआ ये सब कुछ। तो यही जब हम बात करते हैं आगे कि भाई आप सोच समझ के बात करो, और जब आप कहते हैं कि ये इकट्ठे निहाल सिटिंग हियर, लेट मी टेल यू, ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। दोनों के नजरिए मुख्तलिफ हैं, दोनों के नजरिए बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। ये गवर्नमेंट में इकट्ठे नहीं रहे, आपने देखा नहीं गवर्नमेंट से निकल आए थे बाहर,
ये गवर्नमेंट में कटे नहीं रहे, तो यू रियली थिंक ऑपोजिशन में कटे? ऑपोजिशन में सिर्फ इसलिए है कि जो भी निहाल बात कर रहे थे कि ठीक है ये करना चाहिए एहतजाज, वेरी गुड, लेकिन इस एहतजाज को आप कन्वर्ट करें इनटू द नेशनल असेंबली। असेंबली के अंदर जाके एक दूसरे के साथ एक मीनिंगफुल डिबेट होती है, रोड के ऊपर नहीं होती है। क्योंकि यही नून और पीपल्स पार्टी पीटीआई को कहते थे कि जी बाहर क्यों निकल आए हो, धरने क्यों दे रहे हो? बिल्कुल, धरने के मुखालिफ सबसे बड़े तो ये लोग ही थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें हमें सैनिटी क्रिएट करनी है, एक वैक्यूम ये जो है उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है। निहाल साहब, पीजे साहब तो कह रहे हैं आप लोग नहीं चल सकते साथ, वो तो ये बात बोल रहे हैं, आप अग्री करेंगे? देखिए, आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर पीजे, और जो पीजे ने कहा मैं उससे काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, मगर हमने सीखा है बहुत कुछ। अच्छा। हमें वक्त ने, हालात ने बहुत कुछ सीखा, और सियासी अमल में सीखने सिखाने का अमल होता है। माजी की गलतियों से मुस्तकबिल को आदमी बेहतर करता है, और आप इसके एक मुँह बोलता सबूत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक साथ मिल के जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आइन और कानून के बालादस्ती के लिए मुस्तकबिल में काम। बदकिस्मती ये थी कि मोहतरमा को वो मौके नहीं मिले, और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि काम नहीं किया जा सका। मगर देर आए दुरुस्त आयत, अगर हम इस पे चलना चाहते हैं तो मैं तो पीजे से भी कहूँगा वो उन दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं कि वो किरदार अदा करें। अब आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी तो देखिए ना, मज़ेदार बात है, वो खुद हमें दावत दे रही। पीजे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को और बड़े आइडियल बात कर रहे हैं कि जनाब आपको पार्लियामेंट में बैठ के बात करनी चाहिए। देखिए इंग्लैंड में ब्रेक्जिट के मामले में वो पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं, रोड पे शायद आते हैं, बहुत कम आए हैं वो। हम भी चाहते थे कि पार्लियामेंट में बैठ के बात हो, मगर 126 दिन का जो धरना होता रहा, उससे पहले धरने होते रहे, वो तरगीब दे रहा, और आज भी वो उस धरने पे ये कैसी तरगीब है ना निहाल साहब, आप तो खुद मुखालिफ थे ना, धरना पे अफसोस नहीं है, वो देना है एहतजाज करने के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं कि आए धरना दें, हम आपको तो क्या आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? खाना देंगे। अब अगर खाना और कंटेनर दे रहे हैं और दावत दे रहे हैं तो फिर दावत को ठुकराना तो कुफराने नेमत है। तो आप दावत कबूल कर रहे हैं? सिटिंग हुकूमत कहती है आप आए और आकर के धरना दें, हम आपको खाना पीना पानी सिक्योरिटी सब देंगे, तो फब्या बिस्मिल्लाह। तो यानी कि नून लीग एहतजाज की सियासत करने पर तैयार है? अब देखिए हम अपने तमाम वो फोरम्स को अडॉप्ट करेंगे, इख्तियार करेंगे, जिससे पाकिस्तान के लोगों की तंगी में उनके ऊपर जो सख्ती है, उनकी जो साथ ज्यादती है, उसमें कमी वाक़ई हो। ठीक है, गवर्नमेंट को वो राह दिखाएं कि जनाब आप इस तरह से टैक्स लोगों पे लागू ना करें, सस्ताई करें, लोगों पे जबर ना करें, तेल समुंदर से कुएं से निकालें, आवाम से ना निकालें। हमें तो बताना हमारा फर्ज बनता है कि तेल कुएं से निकलता है, कोल्हू के बैल से निकलता है, आवाम से नहीं निकलता है, ये हमें बताना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। जरा बता दूं मैं हुकूमत को भी, मेरे पास कुछ आदाद शुमार हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में हुई तो 7.5 माह में महंगाई हुई है जनाब 3.57%। अगस्त 2018 से लेकर मार्च 2019 तक कई खुर्दनोश अशया खुर्दनोश की कीमतें हैं जिनमें इजाफा देखने में आया। 7.5 माह में टमाटर की कीमत में 33 रुपये इजाफा हुआ, गंदम की कीमत में 21 रुपये इजाफा हुआ, आटे की कीमत में एक थैला यानी कि 1 किलोग्राम का थैले में 9 रुपये इजाफा हुआ, बासमती चावल 3 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। ये वो चीज़ें हैं जो कि आम इंसान खाता है रोज़मर्रा, आटा, दाल, चावल, चीनी और टमाटर। अगर टमाटर नहीं भी खाए, वही मशवरे जो दिए जा रहे हैं वुज़रा की जानिब से कि जी आप 1 रोटी खा लें ताकि आप कल को 2.5 रोटी खा लें। तो कंवल साहिबा, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये तो हुकूमती दस्तावेज है जो बता रही है कि 7.5 माह में इतनी महंगाई हुई। अब आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आगे आने वाले 8 माह कैसे होंगे। देखिए, पहले तो मैं अगर इजाजत दें तो निहाल हाशमी साहब की कुछ बात पे कमेंट कर दूं, क्योंकि वो जाहिर है तैयारी कर रहे हैं और एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि हमने बड़ा कुछ सीख लिया और मौका नहीं मिला मोहतरमा को, तो वरना तो हम पता नहीं यहाँ पे ज़मीन आसमान एक कर देते। तो जो इन्होंने सीखा था उसका कुछ थोड़ा सा डिस्प्ले इलेक्शन की कैंपेन के दौरान में मरियम नवाज करती रही है, जिस वक्त वो पीपल्स पार्टी को गालियाँ निकालनी थी और उधर से जरदारी साहब जो हैं और बिलावल
वो इनकी तरफ, यही नवाज शरीफ साहब थे और यही शहबाज शरीफ थे जिनके ऊपर वहां से ब्लास्ट होते थे। तो ये जो पीजे मीर साहब कह रहे थे कि इन दोनों पार्टियों के नजरियात बिल्कुल फर्क है, एक लेफ्ट की पार्टी कहने को थी, एक राइट की पार्टी थी, लेकिन मैं पीजे मीर साहब को बड़ी माजरत के साथ इतना बता दूं कि अब इनका सिर्फ नजरिया जरूरत है और कोई और नजरिया नहीं बचा है। अच्छा। इनकी लीडरशिप का नजरिया सिर्फ ये कि अपनी अपनी चोरी बचाओ, अपना अपना डाका बचाओ, और उसके लिए जो इजाफी जो हमारी दौलत बाहर पड़ी हुई है उसको बचाने के लिए जो इधर रह गई है, जहाँ चलती है इसको चलाओ, चाहे इसके बदले में इस मुल्क का जो मर्जी बेड़ा गर्क होता होए। अब कमिंग बैक टू जो आप कीमतों में इजाफे की बात कर रही हैं, मैंने पहले भी यही कहा कि हमसे बहुत बड़ी कोताही ये हुई थी कि जिस दिन हमने ऑफिस अज्यूम किए थे या हुकूमत ली थी, उस दिन हमें बैठ के पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन आवाम को बता के कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि ये हालात करके गए हैं, लेकिन क्योंकि हम काम पे लग गए, 100 डेज का चैलेंज था, तो हमने इन चीजों को, और जाहिर है फर्स्ट टाइम भी थी। कोई बात नहीं कमल साहिबा, वजीर आजम अब ले लें आवाम को एतमाद में, अभी भी देर नहीं हुई। देखिए वजीर आजम साहब तो बिल्कुल लेंगे आवाम को एतमाद में, लेकिन उससे पहले वो अपने वज़रा को इस वक्त फुल टाइम उन्होंने कहा हुआ है, इंसेंटिव्स दिए हुए और उस पर वो काम भी करें। जो बात बार बार कोट की जा रही है नेगेटिवली, मैं उसी को दोबारा कहूंगी और मेरी बात उम्मीद है आप पूरी चलाएंगी, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी। नहीं, कि अगर एक मुल्क या एक घर कर्जा लेता है किसी गलत सिचुएशन या इमरजेंसी में, उसको वापस करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो किफायत शारी पे बिलीव करें, अपनी जेब से, अपनी अर्निंग से पैसे पूरे करें, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि कुछ सरफा करते हैं, या उसका दूसरा तरीका ये कि आप मजीद लेविश तरीके से फाइनेंशियल क्रंच के दौर में ही मजीद स्पेंडिंग करने के लिए अपने लल्ले तलल्लों के लिए और 2-3 लोगों से जाके कर्जा ले लें, और पहले वाले को उसी कर्जे में से पैसे वापस भी करें, और मजीद खर्च करने के बाद 6 और लोगों की तरफ देखना शुरू हो जाए, और इस तरीके से हमारा जो साइकिल। आप भी वही बात कह रही हैं जो असद उमर साहब कह रहे हैं, कुछ वक्त मुश्किल है, कड़वी गोली निकल रहे हैं। बात भी मेरी सुन लीजिए ना जी, मेरी अगली बात सुने जी। इस मुल्क में $24 बिलियन पंप किया गया 4 साल आर्टिफिशियली, रुपए की कीमत जो असल बनती थी उससे रोक के रखने के लिए। चलें ठीक है, इस वक्त रुपए की कीमत गिरी है जी। तो अब वो आपको पता है हमें 6.5 बिलियन रोजाना का कर्जा की। बिल्कुल सही कंवल साहिबा, पॉइंट। हुकूमत का मौक़िफ़ तो आ गया। जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई से आवाम बिलबिला उठे हैं, महंगाई के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है, मुलाकातें हो रही हैं। आज दारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो रही है। सर ये बताइएगा, ये मुलाकातें आपको क्या लग रहा है कितनी पुरअसर साबित हो सकती हैं महंगाई रोकने के लिए? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है ना कि जी $6 अरब रुपया हमें रोज़ कर्जे का सूद देना पड़ रहा है, ये कुछ 6 महीने में नहीं हो गया, ये 6 महीने में सारे पैसे नहीं इकट्ठे हो गए। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी बैठी हुई, वो भी कर्ज अदा कर रही थी, सूद अदा कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ की एग्जैजरेशन की एक हद होती है। $24 अरब पंप किए सिर्फ डॉलर को इस लेवल पर रखने पे, मुझे डार साहब की पॉलिसी से कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन उनके टोटल मुद्दत जो उनके 4 साल 4.5 साल की थी या 5 साल की, उसमें जो टोटल कर्जा उन्होंने लिया वो $24 अरब था, और उसमें यकीनन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हुए। मुझे उन प्रोजेक्ट्स पे इख्तलाफ है। अगर आप मेट्रो ट्रेनें बना रहे हैं, अगर आप मोटरवेज बना रहे हैं, अगर आप कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे, इस तरह कहते जाना ये कोई मुनासिब नहीं है कि कौम को आप गलत बयानी करते जाएं और इन्फ्लेटेड फिगर्स बयान करते जाएं। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि असद उमर तो हैरानगी है कि आज तक एक अंडर ग्रेजुएट की तरह वो बिहेव करते हैं, कभी जज्बाती नौजवानों की तरह नारे लगाना, चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। एक बेसिकली आज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा असलीम साफ़ी ने कि वो बुनियादी तौर पे मार्केटिंग का बंदा है, वो अपने आप को, अपनी प्रोजेक्ट को मार्केट कर सकता है, अपना अच्छा सेल्समैन है, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक रियासत है। रियासत की इकोनॉमी को चलाना और किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस वेंचर को चलाना बहुत फ़र्क है। जिस जो बिजनेस वेंचर चलाया था उसमें भी जो हाल आया, कॉर्पोरेट एंटिटी जिसको चलाया उसका भी जो जिस तरह वहाँ से निकले थे वो भी कौम के सामने है। लेकिन उसको छोड़िए, सवाल ये है कि असद उमर ने आज तक
कौम को क्या रास्ता दिखाया है, क्या रास्ता दिखाया, फिगर बताया है, क्या वे फॉरवर्ड दिया है। बिल्कुल सही सर। वो इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, चिकनॉमिक्स, अब चिकन बनाओ, मुर्गियां अंडे बेचो, और गुटनॉमिक्स, मैं तो कहता हूँ ये अब गोट्स और बकरियां और भेड़े पाल के लोग अपना वक्त गुजारे हैं, तमाशा लगा रहे हैं कौम के साथ। बिल्कुल ये कौम के साथ धोखा दे कर रहे हैं ये। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।